बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा सत्ती। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पर हमें कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई वीडियो लीक होते हुए नजर आती है। 5 दिसंबर को लाहौर के हल्का 133 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आउट हो चुकी है इस इलेक्शन से, जबकि अब सख्त मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और फिर मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये मुकाबला होगा। जबकि इस दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये देखा जा सकता है वाज़े तौर पर वोट को खरीदते हुए और फिर जिन अफराद से वोट खरीदी गई उनसे कुरान मजीद पर हल्फ लेते हुए वाज़े तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। इस वीडियो के आने के बाद इस वीडियो पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रही हैं, जबकि इस दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी मैदान में आ चुकी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर इस वीडियो का नोटिस ले लिया है और 30 नवंबर तक तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर दी है। इस टॉपिक पर हमारा सवाल ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन 5 दिसंबर से पहले इस मुबैना वीडियो के हवाले से कोई फैसला कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट सामने आया है और अब तक ये वेरिएंट कई ममालिक में फैल चुका है, जिसके बाद कई ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं, जो सफरी पाबंदियां हैं वो आयद कर दी हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 6 ममालिक पर, जो कि अफ्रीकी ममालिक हैं, उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस सूरत हाल पर अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र जो तमाम वैक्सीनेटेड अफराद हैं जो कि ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए बूस्टर डोज का जो है वो लाजमी करार दे दी है। जबकि NCOC के सरबराह असद उमर ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, पाकिस्तान में इसको आने से जो रोकना है वो नामुमकिन है। पाकिस्तान में ये आएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वेरिएंट के खतरे को कम करने के लिए जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां वायरस बढ़ने का खदशा होगा वहां पर सेंटर्स बनाए जाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे और वहां पर जो बूस्टर डोज है उसका आगाज भी किया जाएगा। इस टॉपिक पर हमारा सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बार इस वेरिएंट को सीरियसली लेगी, क्या SOPs पर अमल कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के हवाले से। सऊदी अरब ने OIC के सरबराह की हैसियत से अफगानिस्तान में इंसानी जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है उस पर बहस के लिए 17 दिसंबर को पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर इजलास तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह लिखा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब की जानिब से OIC वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास तलब किया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर हंगामी इजलास की हिमायत करता है और उन्होंने ये भी कहा कि 17 दिसंबर को पाकिस्तान में मेज़बानी की पेशकश भी करते हैं। इस पर सवाल हमारा ये होगा कि क्या अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए मुस्लिम ममालिक इस इजलास में कुछ इकदाम करेंगे या नहीं। आज के प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद जंगवी साहब, शराज खान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आमना मसूद जंजू अभी हमारे साथ होंगी और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर बिशारत हसन। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, लगता है कि पाकिस्तान में तो जैसे वीडियोस लीक होने का सीजन ही चल रहा है, कभी ऑडियोज लीक हो जाती हैं, कभी वीडियोस लीक हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वोटों की खरीदो फरोख्त करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और जिन अफराद से वोट खरीदे गए हैं उनसे कुरान मजीद पर हल्फ लेते हुए भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। 5 दिसंबर को सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लाहौर के हल्के 133 के ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस वीडियो का नोटिस तो ले लिया है और 30 नवंबर तक तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि 5 दिसंबर से पहले जो होने वाले इलेक्शन है उससे पहले इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कर तो लेना चाहिए। 10K का जो इशू था वो तो उन्होंने बड़ी जल्दी रिजॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ चूंकि PTI नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इलेक्शन कमीशन PTI के मामले में तो काफी एक्टिव नजर आता है। तो ये पता नहीं अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, लेकिन पूरी कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये इतनी इस मामले में ढिठाई और बेशर्मी हो चुकी है कि अब ये खुले बंदों काम हो रहा है, जबकि ये वोट खरीदने का काम तो हमेशा से करते ही थे। ये करप्शन भी इसीलिए की जाती है कि बेपनाह पैसा हो ताकि वोटर खरीदने में मुश्किल ना हो, और पैसा इनके पास इतना है, ये दोनों खानदान ग्रुप जो जितने भी हैं इन्होंने इतना माल कमाया हुआ है कि ये चाहे तो इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, चाहे तो ये पूरा अदारा को खरीद लें, जो कि अच्छा नहीं मुल्क के लिए।
और इसी से लोगों के सामने एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। ये दो खानदानों की इजारादारी, उनकी मलकियत, उन्हीं का कमाया हुआ पैसा, वो खुद भी कमाते हैं, दूसरों को भी नीचे इजाजत देते हैं कि आप लूटमार कर लें। तो कोई मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है, बड़ा शर्म का मुकाम है। जिस तरह की ये वीडियोस देखी हैं उससे तो बिल्कुल शर्म से सर झुक जाता है कि ये हालात हैं। और उसमें भी फिर कुरान करीम इस्तेमाल हो रहा है, उस पर हाथ रख के हल्फ लिए जा रहे हैं। तो तवक्को तो है कि इसको इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, लेकिन क्या ये वबा खत्म कर लेंगे? फिर मजिया एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि डस्का हुआ या ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है जहां इलेक्शन कमीशन चाहे तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर भी सकता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में जहां पूरे मुल्क में ये धंधा चलेगा और चलता है, वहां क्या इलेक्शन कमीशन कुछ कर लेगा? ना तो पूरे मुल्क की तहकीकात कर सकते हैं ये, इनके पास ऐसी मशीनरी नहीं है। तो फिर ये ऐसी सिस्टम चलता रहेगा सर, ये वोट खरीदने वाला, जब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती? यही इन लोगों ने, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग हैं मेन स्ट्रीम जिनको हम कहते थे, इन्होंने सबसे ज्यादा जो मुल्क के साथ जुल्म किया है वो यही है, करप्शन और इखलाकी गिरावट और पैसे की लालच। ये इस तरह फैला दी है इन्होंने कि अब लोग जो है करप्शन को करप्शन नहीं समझते और पैसा मिल जाए तो हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो माशरे की तबाही हुई है इस मुल्क में, वो मेरा ख्याल है हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी कोई तलाफी नहीं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को 5 दिसंबर से पहले कोई फैसला कर लेना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकेगा इनसे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ठीक है। जंगीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। लाहौर के हल्का 133 के जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, वोट खरीदने की। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि क्या 5 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर पाएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो वोटों की खरीदारी है, ये हम सबको पता है कि हर दफा हर इलेक्शन में, बल्कि काउंसलर तक के इलेक्शन में वोट खरीदे भी जाते हैं और फिरोख्त भी किए जाते हैं। बहुत कम अरकाने असम्बली या बल्दियाती नुमाइंदे होंगे जो अपनी कच्ची बस्तियों के वोट नहीं खरीदते होंगे आटे पे, पैसे पे, वगैरह वगैरह। इस तरह तो ये तो होता ही रहता है। और लेकिन ये जो इस दफा मामला है वो तो ये है, यानी एक ऐसी जगह का मामला है जो कि नून लीग, जहाँ पे अक्सरियत, लोगों का ख्याल है कि उसकी अक्सरियत है और उसमें से आउट हो चुकी पीटीआई, तो पीछे रह गई पीपल्स पार्टी जी। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में ये क्यों खरीदेगी। अच्छा, एक तो वो मैंने की लगती है, इकरार हसन ने भी कहा, जो मारूफ एंकर हैं और जो जी जी यही वाला काम करते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह का और लोगों पे छापे भी मारते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ तक रह गई। अच्छा चले, इसको तो एक मामला रहे, लेकिन उस बात में ना इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा गया कि इस मुल्क में जहाँ मास्क कोई नहीं पहनता, वजीर आजम समेत, उन सब ने मास्क पहने हुए थे। जो वो उस वीडियो में जितने लोग थे, मैं इतने वो जो है ना इस मुल्क के एसओपीज पे अमल दरामद करने वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन 5 दिसंबर से पहले कोई फैसला कर पाएगा, इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर दिया और वो फैसला ये कि जी अच्छा जी ये रिपोर्ट्स इसकी जमा कराएं, रिटर्निंग अफसर भी और पुलिस वाले भी, और इनको लोगों को ढूंढा जाए। 30 नवंबर तक उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, तहकीकाती रिपोर्ट। जी, और अगर इसमें हुकूमत सीरियस हो तो उन लोगों की शिनाख्त कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन अगर ये नामालूम वाला मामला और धंधा रहा तो आप समझिएगा कि ये सारा कुछ मैनेज्ड था। अब पीपल्स पार्टी ने नून लीग के और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के लोगों की वीडियोस बनाई, और कैसे वक्त पे कि जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया। एक बात। दूसरी बात कि अब पकड़े तो सब नहीं जाना है इंशाअल्लाह ताला, और इलेक्शन कमीशन अब तो खैर कोई तगड़ा सा इलेक्शन कमीशन कहते हैं, तासुर ये बना है
लेकिन ये वही वाला इलेक्शन कमीशन है जिसमें केसेस, वो जो फैसल वाडा का केस था हम्म। वो अभी तक लटका हुआ है। और जो यहाँ पे टर्म पूरी हो जाती रही है अरकान असेंबली की, जाली डिग्री हो या ठीक कुछ है। और मामला हो, तो यहाँ पे फैसला होता नहीं रहा। सो ये लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन इस दफा कोई कुछ ना कुछ फैसला करेगा। ठीक है, और 5 दिसंबर से अगर पहले आप फैसला कहने कि नहीं फैसला हो करेगा, जाएगा। तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जंगी साहब। शिराज खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी, व्हाट्स योर टेक? मेरा जवाब तो हाँ में है। देखें, जो आलमी मंजरनामा है बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पुरानी दुश्मनियाँ और राइवरीज जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अगर हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहाँ नई क़यादत आई है जिससे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने की तवक्को है। आज ईरान के साथ वियना में जोहरी तवानाई के मामले पर अमेरिका मुज़ाकरात करने जा रहा है और इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर ख़त्म की जाएँ या ना की जाएँ। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। तुर्की का रोल सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ चुका है जिससे चीन और रूस जो है कंसर्न शो कर रहे हैं। कतर के अमीर ने सऊदी अरब का दौरा किया है। मेरा कहने का मकसद यह है कि पुराने हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान OIC का रुकन मुल्क है। सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं, उनके तहफ़्ज़ात हैं। और अफ़गानिस्तान में इंसानी आलमिया सेम टाइम जन्म ले रहा है। बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं उसमें कमी वाक़या हो रही है तेज़ी से। इन हालात में तालिबान की अबूरी हुकूमत को मुस्लिम ममालिक तस्लीम करने की जानब बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को इस पर ज़ोर देना चाहिए कि अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो दीगर ममालिक भी उसको कबूल कर लें ताकि उनके लिए जो फ्रोज़न उनके एसेट हैं 9 अरब डॉलर्स के वो बहाल हो जाएं, वहाँ तजारत हो, तालीम हो, रोज़गार हो और मुल्क जो है मुस्तहकम हो। और पाकिस्तान अगर इस सारे मामले पर अपना रोल जो है वो मुस्लिम ममालिक को समझा सका या ईरान के ये अफ़गानिस्तान के मामले पर एतमाद में ले सका तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब रहेगी। मुझे लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी और अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं बेहतर होने जा रहे हैं और मुस्लिम ममालिक ने ये इनिशिएटिव लेना है। आमना साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। सोशल मीडिया पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, यकीनन आपने भी देखी होगी। उस वीडियो में वोट खरीदते और फिर मर्दों ख़वातीन से जिनसे वोट लिया जा रहा है उनसे कुरान मजीद पर हल्फ लेते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुकी हैं, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस मुबैना तौर पर वीडियो का नोटिस भी ले लिया है। 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं लाहौर के हल्का 133 में। क्या समझती हैं आप कि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन तो ले लिया है, लेकिन क्या 5 दिसंबर से पहले कोई फैसला कर पाएगी इलेक्शन कमीशन? मेरे ख्याल में नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये हमेशा से पाकिस्तान में यही होता है कि वो वोट के ऊपर और इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है। तो अभी हाल ही में ये जब डस्का के इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी एक बहुत बड़ा मतलब एक वो क्रिएट हो गया था कि वहाँ पर भी धांधली की गई है और गवर्नमेंट की पार्टी ने धांधली की है और तमाम लोगों को उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था पहले से ही। और उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी आई और इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि ये सारा कुछ हुआ था। तो अब ये जैसे कि ये होता आया, जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तब भी आपने देखा था कि उसमें भी बहुत बड़ी रकम, खतीर रकम, यानी कि वो पहाड़ जो थे पैसों के, नोटों के, वो रखे हुए वीडियोस में नजर आए थे। बिल्कुल। और इस तरह की वीडियोस जो है वो लीक हो गई। तो अब अगेन ये जो है वीडियो लीक हुई है और इससे पता चलता है कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कितना गैर शफाफ है और कितना ज्यादा इसमें धांधली की गुंजाइश मौजूद है। धांधली सिर्फ वर्ड बहुत छोटा है इसके लिए, बहुत बड़े लेवल पे ये फ्रॉड है और ये पूरी अवाम के साथ फ्रॉड है कि जिस तरह से कोई जाली रिजल्ट सामने आए और जो नहीं जीतने वाला कैंडिडेट है उसको जितवाया जाए। लेकिन तो वही अवाम भी तो पैसों के बदले में वोट दे देती है ना, फिर वही अवाम है जो पैसे लेके वोट दे रही है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें इन्हें इलेक्शन कमीशन ने जो 5 दिसंबर से पहले उन्होंने कोई फैसला करना है, क्योंकि
133 के ऊपर जो है वो वोटिंग होनी है और उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब होना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये 5 दिसंबर से पहले कोई फैसला कर सकेगा या कोई ऐसा फैसला जिसका कि कोई दूरदर्श नताइज हो। ठीक है। हम देखते आए कि इलेक्शन कमीशन भी अक्सर औकात जो है ये वो अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं कि हर आए रोज डेली बेसिस पर हमें कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई वीडियो मिलती है, लीक हो जाती है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो जाती है। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं लाहौर के हल्का 133 में 5 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले एक वीडियो यकीनन आपने भी देखी होगी, वोट खरीदते हुए और फिर मर्दों खवातीन से कुरान मजीद पर हल्फ लेते हुए भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। क्या समझते हैं आप कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया है और 30 नवंबर तक तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन 5 दिसंबर से पहले कोई फैसला कर पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बिल्कुल मैंने देखी है वो वीडियो भी, और ये तो इत्तेफाक है कि इस तरह की वीडियो किसी ने बना ली है, वरना ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त है ये तो हर इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन से पहले होती है, और ये हर तकरीबन तमाम उम्मीदवार जो हैं स्पेशली सिंध में, पंजाब में, ये प्रैक्टिस बहुत आम है। और इसी तरीके से ये लोग वोट खरीद कर जो है इक़्तिदार में आते हैं। किसी जगह पर ये नकद पैसे देते हैं, किसी जगह पे है जो है वहाँ पर कीमे वाले पराठे चलते हैं या बिरयानी की प्लेटें चलती हैं। गरीबों को उनके गांव से, उनके घरों से बसों में लाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि हम तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम्हें खाना भी देंगे, और इसकी बुनियाद पर उनसे वोट दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जाहिल लोग बहुत ज्यादा हैं, पढ़े लिखे बहुत कम हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी इन प्रैक्टिस में शामिल हैं। तो जो बेचारे जाहिल लोग हैं उनको तो सिर्फ ये पैसों का लालच देके और जैसे मैंने कहा कि मैं वाले खान का लालच देकर उनसे ये वोट ले लिए जाते हैं, और उसके बाद जो लोग वोट लेते हैं फिर वो उनके मफादात का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और वो सिर्फ फिर अपनी जो है सियासत में लग जाते हैं, अपनी कमाई में लग जाते हैं, करप्शन करते हैं। यही हाल हमने देखा था इससे पहले की जो 2 हुकूमतें थीं, और यही हाल हमें अब नजर आ रहा है। तो कोई किसी किस्म की तब्दीली तो आई नहीं है। कल आपने देखा होगा कि गवर्नर पंजाब ने एक इंटरव्यू दिया है यूके में, और वो ये फरमा रहे हैं कि मैं जितने भी जो रिफॉर्म्स करना चाहता था तो मुझे करने नहीं दिए गए, बिल्कुल साइड लाइन करके बिठा दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। देखें कि वोट ये लेते हैं पैसों पर, और उसके बाद अवाम को तो इनको भूल जाता है। अवाम तो इस वक्त महंगाई में मर रहा है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर यही कह रही है कि ईवीएम सिस्टम जो ला रहे हैं वो इसी वजह से ला रहे हैं ताकि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो सके। देखें, अगर आपने एक आदमी को 2000 रुपए दिए हैं या खवातीन को, और उनसे कुरान शरीफ पर हेल्प लिया है कि तुमने हमें वोट देना है, तो चाहे वो ईवीएम हो, अगर ईवीएम भी होगा तो वो तो जाके ईवीएम पे भी उसी को वोट देंगे ना जिसके लिए कुरान पर हेल्प किया भाई। तो इसलिए ईवीएम से इस पे फर्क नहीं पड़ता। ये तो पैसा चलता है ये, और बाकायदा पूरी की पूरी बरादरियां खरीदी जाती हैं। बरादरियों के हेड होते हैं, उनको पैसा खिलाया जाता है करोड़ों रुपया, और फिर उनसे ये हल्फ लिया जाता है कुरान शरीफ पे कि तुम्हारी पूरी बरादरी। मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी हर इलेक्शन में? बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक के जो है शोर पैदा नहीं होगा, और जब तक के डंडे के साथ इलेक्शन इस तरह नहीं कराए जाएंगे। ठीक है। जना साहब, अभी तो 3 सालों के बाद जाके कुछ कोरोना की वजह से हालात थोड़े बेहतर हुए थे पाकिस्तान में, लेकिन अब जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। असद उमर ये कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन होगा। आपको लगता है कि क्या अब की बार इस वेरिएंट को कौम जो है वो सीरियसली लेगी, एसओपीज पर अमल करेगी? क्योंकि इससे पहले तक तो कुछ ऐसा नहीं था। अवाम तो ये कह रही थी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, तो वो उस तरह से उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्या लगता है अब आपको कि अब की बार जो कौम इसको सीरियसली लेगी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि हुकूमती एक्शन, और हुकूमत अभी पहले की निस्बत बहुत तजर्बाकार है। जब शुरू में ये वबा आई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या करना है। फिर उन्होंने ये NCOC ये सेंटर बनाया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जिससे पॉलिसीज और कंट्रोल करने में बड़ी आसानी रही। आसानी क्या मतलब ये कि काफी इफेक्टिव रही है। अब अवाम में भी निस्बतन शऊर कुछ ज्यादा है इस वजह से कि हमने देख लिया कि कितने लोगों की अमवात हुई हैं हर रोज। अब भी थोड़े बहुत कोई न कोई 2, 4, 10 लोगों की अमवात हो जाती हैं।
तो और ये खतरनाक चीज है, लोगों को कुछ न कुछ तो समझ आई है। लेकिन जो मुश्किलात हैं वो मदिया ये हैं कि जैसे लॉकडाउन हम करते थे, ये बड़ा मुश्किल है लॉकडाउन करना, क्योंकि लोग अपना रोजगार चलाना चाहते हैं और रोजगार पूरे मुल्क का अब यूं बंद भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये फिर भी अवाम है को कि ताउन करना पड़ेगा ना सर। अवाम अगर जितना ताउन करेगी उतना ना लॉकडाउन होगा, ना स्कूल बंद होंगे, ना कॉलेजेस बंद होंगे, ना कारोबार बंद होगा। उसमें उसमें वही जो एहतियाती तदाबीर हम पहले से कहते आए हैं, करते आए हैं, वो अगर लोग उसमें शऊर का मुजाहरा करें और बड़ा पाबंदी से, और हुकूमत जो मुल्क के अंदर रास्ते हैं आने के बाहर से उनको कंट्रोल करे अच्छी तरह, यानी हमारे एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उनको कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर चेक सिस्टम जो है वो इफेक्टिव किए जाए, जमीनी रास्ते जो हैं आने के अफगानिस्तान से, ईरान से, इनको कंट्रोल किया जाए। तो आपको याद होगा कि पहले भी कोरोना ईरान से हमारी तरफ पहले चला था, क्योंकि ईरान में एकदम फैला, बिल्कुल ऐसे ईरान से इधर चला। तो ये जमीनी रास्ते अगर कंट्रोल किए जाएंगे ईमानदाराना तरीके से, तो फिर ये है कि वबा लाजमन वो तबाही नहीं मचा सकेगी या उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो पहले कोरोना के शुरू में आया। तो तवक्को है कि ये उसको बेहतर करेंगे, लेकिन असद उमर की बात दुरुस्त है कि 100% गारंटी इसकी नहीं है, क्योंकि बाद औक़ात लोग बीमार होते हैं, उनका पता नहीं चलता, आके कुछ दिनों बाद जाके बीमारी सामने आती है। तो अगर कोई बाहर से आने में कामयाब हो गया, नेचुरली आप पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर गए हुए हैं कोई, तो आप उनको अपने मुल्क में आने से रोक नहीं सकते कि उनका मुल्क है वो अभी किधर तक तो जाएंगे। पाकिस्तान ने जो हांगकांग समेत 6 अफ्रीकी मुमालिक हैं उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं, लेकिन फर्दर मजीद हमें कोशिशें करनी होंगी, अवाम को भी इसका साथ देना होगा, ताउन करना होगा। बहुत जरूरी है, बहुत अवाम का शऊर और उनका तावन इंतहाई जरूरी है कि खुद ब खुद किसी के कहने के बगैर वो समझें कि खतरा बहुत बड़ा है और उसका मुकाबला करना है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर जो है उनको इफेक्टिव किया जाए। ठीक, जंगवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ था, पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल थोड़ी बदली थी, मसाइल थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन अब जो एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। असद उमर ये कह रहे हैं कि उसको रोकना जो है, पाकिस्तान में आने से रोकना भी मुश्किल है, नामुमकिन है, बल्कि उन्होंने ये कहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अवाम है वो ज़रा वैक्सीन लगवाएं, और जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं सिंध में उनके लिए बूस्टर जो डोज है उसका कहा गया है। क्या समझते हैं आपकी, क्या अब की बार ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, अवाम इसको सीरियस लेंगे, कौम इसको सीरियस लेंगे, एसओपीज पर अमल करेंगे या नहीं? देखिए, कौम जो है वो फॉलो करती है अपने लीडर्स को, और अगर कौम से किसी मामले पे अमल दरामद कराना, ये है हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमती मशीनरी की जिम्मेदारी। जब वजीर आजम खुद मास्क नहीं लगाएगा, सदर नहीं लगाएगा, कैबिनेट मेंबर्स नहीं लगाएंगे, सियासी जमातों के कायदीन नहीं लगाएंगे, तो फिर कौम क्यों लगाए? लेकिन वैक्सीनेशन भी तो नहीं करवा रहे ना सर, फेक कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। देखें, ये कौन बना रहा है? अपनी जेब से बना लेते हैं या ये इदारे ही बना के उनको दे रहे हैं, या जिन जिन हॉस्पिटल्स या उन्होंने बनाने हैं वही बना के दे रहे हैं? आप सरकार का काम है उनको पकड़ना और इंतजामिया का काम भी उनको है पकड़ना। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मौजूदा हुकूमत ने चूंकि हर माफिया को चूंकि शिकस्त दे दी है, इसी तरह उन्होंने कोरोना वायरस को भी शिकस्त दे दी थी। अब वो दोबारा जिंदा हो गया है या मुख्तलिफ शक्लें बदल बदल के आ रहा है। अब हुकूमत की ना नीयत है अमल दरामद कराने की, ना कराना चाहती है वो। और असद उमर साहब वो एक भाषण दे के उठ के चले जाते हैं, और इस दफा खैर उन्होंने मास्क पहना हुआ था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे। लेकिन मैं अभी ये मंगल बाजार से होके आया हूँ जी, अभी घर ही पहुंचा हूँ, तो वहां पे कोई, मेरा ख्याल है कोई शायद टावा को 20-25 लोगों ने, हजारों में से 20-25 लोगों ने मास्क पहने में होंगे, और वहां से किसी गेट से गुजर के जा रहे हैं ना। अगर उस गेट से मना कर देंगे तो लोग फटाफट मास्क खरीदेंगे, और अगर इंतजामिया जो है वो उस पर अमल दरामद कराना चाहे, पुलिस अमल दरामद कराना चाहे और हुकूमत अमल दरामद कराना चाहे, तो किस तरह जरूरत है आम आदमी की? वो तो फौरन दस्ती बदस्ती बिल्कुल लाइन में लग जाता है। मोटरवे पे जरा कोई बंदा कहे ना कि यार मैं जरा टहलक करने जा रहा हूँ, जरा मैं इंजॉय कराता हूँ बगैर बेल्ट लगाए और बगैर वो किए, या यार ये जरा
मैं जरा वजीर आजम हाउस जरा जा रहा हूँ, जरा वहाँ पे चाय पिया हूँ जाके वहाँ पे, या टहलक कर रहा हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हुकूमत जब अमल दरामद नहीं कराना चाहती, और तो मतलब जो हमारी पैसे कौम आए है, जब थे तक वो इस पर भी इन्होंने सख्ती खा नहीं की लिए, वो जाएगी तो ये 400 नहीं अरब रुपए करेगी। की करप्शन है उसमें जी, 40 अरब रुपए की करप्शन की है। सो इनके लिए तो इनकी तो दिहाड़ी लग गई, जिन्होंने ये धंधा किया है। लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत कराना नहीं हमारी चाहती, कौम को भी तो इसलिए लोग सोच होनी करना भी चाहिए नहीं ना, चाहते। एहसास होना चाहिए। मतलब उस पर जब तक सख्ती नहीं की जाएगी वो भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत सख्ती जी, करेगी तो तभी आवाम जो है वो करेगी इस पे एसओपीज पर अमल। लीडर्स जलसे कर रहे हैं, और वजीर आजम ने तो खुद कह दिया है अपनी पार्टी के लोगों को कि जी आओ जी मुकाबले से जलसा करो। तो अब वहां पे किसने मास्क और कौन से मास्क, ये सरकारी सतह पे कोरोना फैलाया जाता है, और मास्क पहने बगैर और मास्क की लोगों को तलकीन किए बगैर, इसी तरह सियासी जमातें भी यही काम कर रही हैं। और कैबिनेट मीटिंग्स देख लें आप, कितने के लोगों ने मास्क पहना हुआ होता है। ये इसलिए लोगों को कहेंगे तो लोग अमल दरामद करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत सख्ती करेगी, हुकूमत अमल दरामद करवाएगी तो तभी जो हमारी आवाम है, हमारी कौम है, वो इस पर अमल करेगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। शिराज खान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कौम अब की बार जो वेरिएंट आया है कोरोना का, क्या इसको सीरियसली लेगी? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आपको लगता है कि कौम इस बार एसओपीज पर अमल कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मदिया। मेरा जवाब तो नहीं में आया। जिस तरह की हमारी आवाम है, मुझे नहीं लगता कि SOPs पर 100% हमारी आवाम जो है वो अमल दरामद कर पाएगी। अगर मदिया कोरोना वायरस की बात करें तो तकरीबन 2 साल से इस वायरस ने दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। लाखों करोड़ों अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 29,000 अफराद जान बाक हुए हैं। जिस तरह का हमारा हेल्थ का निज़ाम है और आबादी है, उसको देखते हुए मुझे तो ये अदाद शुमार दुरुस्त नहीं लगते। अमवात इससे ज़्यादा हुई होंगी। पाकिस्तान की कुल आबादी में से 28% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि वैक्सीन लगवाने के लिए एक कौमी सतह पर मुहिम चल रही है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 28% लोगों को वैक्सीन लगी है। अब असद उमर NCOC के जो सरबराह हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन लगवाने की ताकीद किया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म या लहर ओमिक्रॉन के ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान भी उससे मुतासर होने जा रहा है। नया वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी अलामात भी वही हैं। साउथ अफ्रीका में 10,000 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, और यूरोप और दिगर ममालिक के अंदर इसके केस सामने आए हैं। इसीलिए बाज़ ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं सफरी तौर पर, और पाकिस्तान ने भी 6-7 ममालिक पर पाबंदी आयद की है। बरतानिया और यूरोप में आज से दोबारा मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। बाज़ ममालिक ने लॉकडाउन लगा दिया है। बरतानिया ने इससे निपटने के लिए G7 ममालिक का इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत को भी इक़दाम उठाने हैं और आवाम को अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए NCOC की बात सुनी होगी, और इसके साथ तावन करने की ज़रूरत होगी ताकि ये वायरस जो है वो स्प्रेड ना हो, और मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा मेरे ख़्याल में। तभी जाकर हम जो है वो बच सकते हैं एक और लॉकडाउन से, और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी हमारी महफूज हो सकती हैं। शुक्रिया। आमना साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सिंध गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र तमाम जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनके लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। क्या समझती हैं आप कि क्या कौम जो है वो इस बार इस वेरिएंट को सीरियसली लेगी? क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है, तो लगता है आपको कि कौम इस बार इसको सीरियस लेगी, एसओपीज पर अमल करेगी? SOPs पर तो अमल जैसे पहले भी करते आए हैं, और काफी ज्यादा इस्लामाबाद जो है वो तकरीबन जो 70% जो है वो वैक्सीनेटेड हो गया है। तो और फिर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने और असद उमर साहब की जो वो है उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने जिस तरह से इक़दाम किए हैं, और उनके साथ जो स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान, तो अभी पिछले दिनों आज ही बल्कि यस्टरडे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने उसका बताया है कि ये ओमिक्रॉन जो है ये पाकिस्तान
इसका आना लाजमी होगा, क्योंकि हर किस्म का ट्रैवल आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर और सकते। जिन जिन कंट्रीज में ओमिक्रॉन है वो कोई नहीं पता कि वो कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। और लाजमी बहुत सारी कंट्रीज तो पाकिस्तान ने अब बंद की है हाँ, ट्रैवलिंग के लिए, मगर बिल्कुल। still हो सकता है कि ऐसी कंट्रीज जिनमें कि हम ये समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन नहीं है, मगर वहां पर भी ट्रैवलिंग की वजह से वो जा चुका हो, फिर वहां पे कोई पाकिस्तानी शहरी जो है वो वापस वतन आ रहा हो। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ये एक सिस्टमैटिक एक चेन रिएक्शन होता है, जिसके तहत ये पाकिस्तान में इसका आना लाजमी है। हाँ, हमें इसकी पूरी भरपूर तैयारी करनी चाहिए, और जिस तरह से उमर साहब ने फरमाया है कि ये हम इसकी, और यही तरीका है कि जिस तरह भी SOPs है उस पर अमल करें, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीनेट करवाएं। बहुत सारे ऐसे जो कि एक डोज लगवा कर ही वो इत्तेफा कर लेते हैं और समझते हैं कि अब हम महफूज हो गए। तो लेकिन बहुत लाजमी सारे तौर लोग पर ऐसे भी हैं जो जिनकी फेक second कार्ड्स dose बनवा लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कि एक भी डोज नहीं लगवाई, मगर उन्होंने जाली कार्ड बनवा जाली लिए कार्ड ताकि वो बनवाए। ट्रैवलिंग में, जहाज के सफर में, ट्रेन के सफर में, और मॉल्स में भी जो पाबंदी लग गई है कि मॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के आपको जाने नहीं देते। तो ये लेकिन ऐसा सिस्टम भी तो लाहौर होना में चाहिए जहाँ कि तक पता हुआ था चल सके शायद कि ये पेट्रोल कार्ड भी फेक है या असली है, क्योंकि ज्यादा तादाद जो है वो फेक कार्ड्स वाली है, जिन्होंने जाली कार्ड्स बनवा रखे हैं। नहीं, जाली इतने ज्यादा नहीं जाली बन सकते, क्योंकि मैं खुद देख चुकी हूँ इस्लामाबाद में जिस तरह से कैंपेन चली थी, और जो बड़े बड़े मराकज थे उसमें इतना रश होता था कि मतलब दिल धड़ने बाकी की शहरों की गुंजाइश नहीं बात होती थी। करें, तो इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों की भी अपने बात हो रही है। हाँ, अपने हेल्थ के बारे में भी वो लोग संजीदा हैं। पाकिस्तानी काफी बेहतर रिस्पॉन्स कर रहे हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले में, ठीक है, और आपका जो पॉइंट आ गया। ठीक है, स्पेशली यूरोपियन मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बहुत लाख दर्जा ठीक है, बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी एक बार फिर से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, हलचल मचा दी है पूरी दुनिया में। लेकिन अब क्या समझते हैं आप कि इस बार ये जो वेरिएंट आया है, कौम इसको सीरियसली लेगी? जो कौम है वो SOPs पर अमल करेगी या नहीं? देखिए जी, ये ओमिक्रॉन जो है ये इंतहाई खतरनाक किस्म का एक वायरस है जो कि म्यूटेट कर गया है, जो वायरस से पहले आया हुआ था। बिल्कुल। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि ये ऐसा वायरस है जो कि आप जो टेस्ट करते हैं गले में या नाक में से वो सैंपल लेकर, उसमें भी ये नहीं आता। ये ठीक है। डायरेक्टली फेफड़ों का अफेक्ट करता है, और इसके कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं हैं। ये जो है ना इसमें आपकी सूंघने की जो है वो खत्म होती है, इस ना जो है और कोई उस तरह की जैसे पहले अलामत थी वो है। लेकिन आपने सिर्फ जैसे ये बात है की कि पहले तो हम टेस्ट कराते थे तो उसमें पता चल जाता था कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट में भी नहीं आता। ये टेस्ट में नहीं, आम टेस्टों में नहीं आता, इसके लिए खास टेस्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो बड़ी कंपनीज हैं, फाइजर है और मॉडर्ना वगैरह, वो ये देख रहे हैं कि जो वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद हैं बाजार में वो इस पर इफेक्टिव होंगी कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हम 20 दिन तक हम आपको ये बता सकेंगे कि इसके लिए नई वैक्सीन बनेगी या वही जो पुरानी वैक्सीन है वो इफेक्टिव होंगी, या कोई बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपने पूछा, हमारी कौम जो है इसने तो बिल्कुल मास्क उतार दिए हैं, और आप ये देखें कि बिल्कुल नीचे भी आ गया था। जो परसेंटेज है 0.7 तक आ गई थी, इतना कम हो गया था यहाँ पे रेट पॉजिटिव का था, लेकिन आज फिर 1 पॉइंट समथिंग हो गया है, फिर बढ़ रहा है। और ये हुकूमत ने बड़ा बर वक्त इकदाम किया है कि हांगकॉन्ग से और साउथ अफ्रीका से और बाकी अफ्रीकन ममालिक से पाबंदी लगाई है हवाई सफर पर। लेकिन ऑलरेडी जो लोग आ चुके हैं, जैसे हमारी जिम्बाब्वे, हमारी क्रिकेट की औरतों की टीम गई हुई है, वो वापस आएंगे तो उनको इसको कम से कम 15 दिन क्वारंटीन में रखना चाहिए। और बाकी जो लोग आ चुके हैं, फैल चुके हैं मुल्क में, तो बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। और लोगों को ये बताएं कि मास्क कभी ना उतारें, मास्क के बगैर जो है हरगिज़ बाहर ना निकलें, क्योंकि ये दोगुना तेजी से फैलता सर, है। आवाम को सब कुछ पता है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, वैक्सीन भी लगवानी है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अभी जब वैक्सीनेशंस लगाई जा रही थी, लेकिन जो ज्यादा तादाद है उसने फेक कार्ड्स बनवा रखे थे वैक्सीनेशन के। देखिए जी, ये लोग अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और ये कौम के ऊपर जुल्म भी करते हैं। अगर एक आदमी, मैं आपको ऐसे में बता दूं, हुकूमत एक क्या आदमी कर सकती है सर? एक आदमी पॉजिटिव है, ओमिक्रॉन पॉजिटिव है सपोज, और वो एक के बस में बैठता है तो पूरे बस को वो अफेक्ट कर सकता है। एक जहाज में बैठता है, पूरे जहाज को कर सकता है। इवन के एक शादी हॉल में बैठता है, एक आदमी काफी है पूरे शादी हॉल में फैलाने के लिए जो है ना ये वायरस। और या किसी सिनेमा में बैठता है। तो ये है कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हर बंदा मास्क पहने, और जो है जब बाहर जाए घर से तो मास्क की बहुत लाजमी जो है ना पाबंदी करे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।
जनरल साहब, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो इंसानी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ती जा रही है। उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब ने ओआईसी के सरबराह की हैसियत से 17 दिसंबर को पाकिस्तान में खुसूसी इजलास तलब किया है। क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ये जो मुस्लिम ममालिक हैं कुछ अहम इकदाम करेंगे इस इजलास में? मेरा ख्याल है कुछ अभी इक़दाम करने पड़ेंगे इनको मजबूरन। देखिए, असल किस्सा ये है कि मगरबी दुनिया ने तो हाथ खींचे हुए हैं। वो इमदाद थोड़ी बहुत जो करना चाहते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने 1 बिलियन यूरो का कहा, लेकिन वो उसके साथ उनकी कंडीशंस, उनका तरीकाकार वो इस किस्म का है कि वो बड़े मोहतात हैं और शायद वो खर्चा भी इतना कर ना सकें वहां पे अपने तरीकाकार की वजह से। लेकिन एक इस्लामी मुल्क है, वो मुश्किल में है और इस्लामी दुनिया सोई रहे, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती कि ये क्या इतनी बेहिस्सी हो सकती है कि हमारे अपनी उम्मत में से कोई एक मुल्क जो है या उम्मत का एक हिस्सा वो इस बुरी तरह इस तरह उसके लोग मर रहे हों और भूख अफलास से, और बाकी तमाम के पास आसाइश भी हो, वसाइल भी हों, और वो देना न चाहें। मेरा ख्याल है कि ये एक मुजरिमाना गफलत है। अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं ये सारे हुक्मरान जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं। तो उस लिहाज से एक अच्छा कदम है, वो कि लेट किया है इन्होंने। जैसे ही अफगानिस्तान से ये शोर मचा था कि एक इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है, तो पहले ही इनको उस पर रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन बासूरत अगर अभी उन्होंने किया है तो बड़े वसाइल हैं इनके पास, इस्लामी ममालिक के पास। इनको चाहिए कि उनको भरपूर तरीके से मदद करें और इस्लामी अखुवत का वो मुजाहरा करें जो बाकी दुनिया के लिए भी एक सबक वो देखें, तो उनको अंदाजा हो कि मगरबी मुल्क अगर हेल्प नहीं कर रहे तो इस्लामी मुल्क कम अज कम अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपनी मजहबी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ये कम अज कम जो भी कॉन्फ्रेंस की सुना है हमने कि हो रही है, तो वो बड़ी हौसला अफजा बात है। अफगानियों को भी इससे काफी हौसला हुआ होगा और अल्लाह करे कि ये खुले दिल से काम करके तो उनका हाथ पकड़। ठीक है सर, जिस तरह से आपने कहा कि गो के थोड़ी देर हो गई है, लेकिन सर देर आए दुरुस्त आए। अगर आ ही गए तो आप कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि अफगानिस्तान में जो इंसानी बिगड़ती सूरत हाल है उसको किसी हद तक कम किया जा सके, कुछ उनको हेल्प आउट कर सके। जंगवी साहब, सऊदी अरब ने ओआईसी के सरबराह की हैसियत से अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर बहस के लिए 17 दिसंबर को पाकिस्तान में खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। क्या समझते हैं आप कि क्या अफगानिस्तान की आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कुछ अहम इकदाम करेंगे? अल्लाह करे जी के करे। ओआईसी जो है ना, वो इस्लामी ममालिक का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई ढेले की भी वैल्यू नहीं है। ना इन्होंने कभी किसी के फेवर में कुछ मामला किया, ना मुखालिफत में किया, ना ये कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक आपस में लड़े भिड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन और फिर खास तौर पे आपने सऊदी अरब का तज़किरा किया। सऊदी अरब जो है ना, बिल्कुल सीधा सीधा अमरीकी हुक्म की तामील करने वाला एक मुल्क है। अगर वो अमेरिका ने कहा कि जी अच्छा जी थोड़े से कुछ ना कुछ इनको सांस लेने का मौका दें, तो वो कुछ सहूलत पैदा कर देंगे। अगर उनको ये लगा कि अफगानिस्तान और तालिबान की फेवर करने से अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो वो फिर कहीं दूर दराज दौड़ेंगे और करीब भी नहीं फटकेंगे। अच्छा जी, और फिर अब देखना ये होगा कि क्या अगर ओआईसी इसको तालिबान हुकूमत को कर्ज देती है या भीख देती है या ग्रांट देती है, और अगर ग्रांट देती है तो कितनी देर दे सकती है और कितनी दे सकती है, और अगर कर्ज देगी तो फिर जाहिर है उसमें सूद होगा। और सूद तो अफगानिस्तान हुकूमत जो है ना, तालिबान की वो तो उनकी वो देंगे नहीं। अगर बिल्कुल। तो ये सारे का सारा जो हमारे यहाँ भी जब जैसे ही तालिबान ने वहां कब्जा किया था, तो पाकिस्तान में भंगड़ा ग्रुप ने इतने भंगड़े डाले थे जिस तरह बस फतेह हो गया, तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें जा रही हैं। अब पता चला ना किन्ने किया था 100 होंदा। हुकूमत चलाना और बात है और गुफ्तगू करना और बात है, लेकिन अच्छी बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कामयाब हो, वहां पे इंतशार ना हो, क्योंकि अगर वहां पे खराबी पैदा होगी तो पड़ोसी ममालिक में सबसे ज्यादा बर्बादी होगी, और वतन अजीज में हमारे पाकिस्तान में एक तवील अरसे से बर्बादी का रास्ता और तशद्दुद और क्लाशनकोव कल्चर
और तखरीबकारी, खुदकुश हमले, ये सारा जो है ये अफगानिस्तान के तहत है, और साथ में 2 मार्शल भी। तो अल्लाह करे जी कि अफगानिस्तान का कोई मसला हल हो जाए। हेलो। पाकिस्तान कोई एफर्ट कर रहा है इस सिलसिले में तो वो कामयाब हो, और तालिबान के लहजे में भी कुछ नरमियां देखने में आई हैं। अब वो मुज़ाकरात की मेज पे भी हैं, अब वो बामियान के मुजस्समे नहीं तोड़ेंगे, अब वो उस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जिस तरह के पहली दफा वो बरसरे इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने मौला जट बन गए थे, वो फौरन ये भी मार दो वो भी मार दो। तो अब उनको पता चला कि जनाब हुकूमत चलाने के लिए बहुत सारी मसलतें, मसालतें। तो आपको लगता है कि इस इजलास में कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ अहम इकदाम किए जाएंगे जिससे कुछ हद तक मुश्किलात कम हो सके अफगानिस्तान की, लगता है आपको? जी बिल्कुल, शराइत मनवा के वो इनसे तालिबान से वो ठीक। इनकी मदद करेंगे, और मदद करनी भी चाहिए, और ठीक इसमें है। सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। शिराज खान साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या जो 17 दिसंबर को पाकिस्तान में वज़राए खारिजा का खुसूसी इजलास होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए किसी हद तक कुछ अहम इकदाम किए जा सकते हैं इस इजलास में? मेरा जवाब तो हाँ में है। देखें, जो आलमी मंजरनामा है बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पुरानी दुश्मनियाँ और राइवरीज जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अगर हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहाँ नई क़यादत आई है जिससे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने की तवक्को है। आज ईरान के साथ वियना में जौहरी तवानाई के मामले पर अमेरिका मुज़ाकरात करने जा रहा है, और इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर ख़त्म की जाएँ या ना की जाएँ। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। तुर्की का रोल सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ चुका है जिससे चीन और रूस जो है कंसर्न शो कर रहे हैं। कतर के अमीर ने सऊदी अरब का दौरा किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पुराने हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान OIC का रुकन मुल्क है। सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं, उनके तहफ़्ज़ात हैं, और अफ़गानिस्तान में इंसानी आलमिया सेम टाइम जन्म ले रहा है। बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं उसमें कमी वाक़या हो रही है तेज़ी से। इन हालात में तालिबान की अबूरी हुकूमत को मुस्लिम ममालिक तस्लीम करने की जानब बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को इस पर ज़ोर देना चाहिए कि अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो दीगर ममालिक भी उसको कबूल कर लें ताकि उनके लिए जो फ्रोज़न उनके एसेट हैं 9 अरब डॉलर्स के वो बहाल हो जाएं, वहाँ तजारत हो, तालीम हो, रोज़गार हो, और मुल्क जो है मुस्तहकम हो। और पाकिस्तान अगर इस सारे मामले पर अपना रोल जो है वो मुस्लिम ममालिक को समझा सका या ईरान के ये अफ़गानिस्तान के मामले पर एतमाद में ले सका तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब रहेगी। मुझे लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी और अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं बेहतर होने जा रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक ने ये इनिशिएटिव लेना है। आमना साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। सऊदी अरब ने OIC के सरबराह की हैसियत से अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर बहस के लिए 17 दिसंबर को पाकिस्तान में खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। क्या समझती हैं आप कि क्या अफगानिस्तान की आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए इस इजलास में कुछ अहम इकदाम किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो OIC वो प्लेटफॉर्म है जिसमें के तमाम मुस्लिम ममालिक उसमें शामिल हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे फाका कशी हो गई है, और ये इतनी हालत बुरी हो चुकी है कि उनके पास कोई ज़खायर नहीं है, कोई वो नहीं है, खजाना में खाली हो चुका है वहाँ उनकी नई जो गवर्नमेंट है। तो ये है कि वहाँ पे लोग अपने बच्चे तक बेचने पे मजबूर हो गए। तो ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बहुत खुशाइंद है, और इसमें सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि रियल तौर पे इकदाम होने चाहिए। और 17 तारीख भी अब बहुत दूर है, आप देखा जाए तो 17 दिन में क़यामत गुजर चुकी होगी उनके ऊपर। बिल्कुल। तो इसको और भी जल्दी होना चाहिए था। ये तो अभी तक ये लोग क्या सोए हुए थे। 15 अगस्त को ये नई इंटरिम गवर्नमेंट आई थी और तालिबान की गवर्नमेंट बन गई थी। 15 अगस्त से अब ये दिसंबर आ चुका है। बिल्कुल। तो इसमें इतने महीने तक, यानी 4 महीने तक मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे थे? उन्हें पता नहीं था। उन्हें पता है कि अमेरिका ने उनको कोई फंड नहीं करना, बल्कि वो तो उनके फंड जो थे
वो भी उन्होंने उनको जो है वो सीज कर दिया है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के इकदाम कम अज कम मुस्लिम कंट्रीज ये तो कर सकती हैं, एमिरेट्स है और दूसरी सऊदी अरब है जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, वो उनको मजबूर करके इनके अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। और इसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी, जो कि बहुत ज्यादा मतलब अलंबरदार है कि अफगानिस्तान की हम मदद कर रहे हैं, हम उन्हें निजात दिला रहे हैं, हम उनके जो लोग वहां से नहीं रहना चाहते हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको असाइलम दे रहे हैं, सारा कुछ। तो सिर्फ असाइलम से तो कितनी आबादी है, मेरे ख्याल में 50,000 से भी कम लोग हैं जो कि निकले हैं वहां से, मगर इतनी बड़ी तादाद है जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो उनके लिए क्या किया है इन लोगों ने? OIC से उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर ये कि ये बहुत देर कर दी इन्होंने। ठीक है, देर कर दी है, लेकिन अब भी चाहती है तो बहुत कुछ हो सकता है अगर बर वक्त इकदाम किए जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर ये सिर्फ बातें ना हो, कोई अमली इकदाम होने चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। 17 दिसंबर को पाकिस्तान में OIC का खुसूसी इजलास होने जा रहा है अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर, बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के हवाले से। क्या समझते हैं आप कि क्या अफगानिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए इस इजलास में कुछ इकदाम किए जाएंगे या नहीं? देखिए, ये एक सिर्फ नाम की तंजीम है OIC। इसने आज तक तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आप देखें किस तरीके से बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म होता रहा, किस तरीके से कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म होता है, किस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिन दिहाड़े जो है वो बाजारों में मार मार कर और उनको कत्ल कर दिया जाता है, डंडों से मार मार कर। इसी के अलावा और बाकी जो मुसलमान ममालिक है वहाँ कितना जुल्म हुआ, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में भी इन्होंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जुबानी जमा कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये पैसा दें और वहाँ से कम उनको जो इमदाद है, उनके जो पैसे पड़े हुए हैं अमेरिकन बैंकों में जो जिसके ऊपर कब्जा कर दिया गया है, वो पैसे इनको वापस किए जाएं। तो इस तरीके से कम जो इंसानी जानों का खतरा है कि वो भूख से मर जाएंगे, कम से कम वो जो है अवॉइड किया जा सके। और दूसरे ये है कि इन ममालिक से जो ये इस्लामी ममालिक है वहाँ से उनको गंदम और दूसरे खाने पीने की चीज़ें भेजी जाएं। इस वक्त सर्दी आ चुकी है, वहाँ पर सख्त सर्दी है, उनको गर्म जो है कपड़े भेजे जाएं, कंबल भेजे जाएं। इस तरह का फौरी तौर पर ये एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज ये है कि ये बढ़ता चला जाएगा और जो वहाँ पे एक बाकायदा मैं समझता हूँ कि इंसानी अलमिया जो है वो इस वक्त जो है हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं क्या वो अफगानिस्तान की जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसको तस्लीम करेंगे? देखें जी, ये वो लोग हैं जो कि अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। अगर अमेरिका ने उनको इशारा किया तो वो जरूर करेंगे, अगर वहां से इशारा ना आया तो नहीं करेंगे। ठीक है, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया जो वीडियो लीक हुई खरीदो फरोख्त करते हुए वोटों के उस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। इसके साथ हमने बात की सऊदी अरब ने जो OIC का इजलास बुलाया है उस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। और जो सबसे अहम टॉपिक था आज के हमारे प्रोग्राम था वो था कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जिसने दुनिया में तबाही मचा दी है, अब इसको पाकिस्तान आने से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में आता है तो उसके लिए अवाम को, जो पाकिस्तानी कौम है, उसको जो है वो साथ देना होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो अवाम जो है जब तक वो ताउन नहीं करेंगे वो इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर कौम ये चाहती है कि स्कूल्स बंद ना हों, ऑफिस खुले रहें, रेस्टोरेंट्स खुले रहें, कॉलेजेस बंद ना हों, कारोबार बंद ना हों, उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इस सूरत हाल में अवाम को भरपूर साथ देना होगा। और साथ इस सूरत में देना होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो वैक्सीनेशन करवाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो इस सूरत हाल में इस वेरिएंट को कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और जो आम टेस्ट हम कोरोना वायरस के करवाते हैं उसमें तो कोरोना वायरस का सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं कि कोरोना वायरस आपको है या नहीं है। लेकिन इस वेरिएंट में ये बताया जा रहा है कि इसमें ये जो टेस्ट हो रहे हैं इससे आपको इस वेरिएंट का नहीं पता चलेगा कि ये आपको है या नहीं है। इसके लिए अलग से टेस्ट करवाना पड़ेगा और यकीनन वो टेस्ट भी बहुत महंगा होगा। तो और दूसरा ये कि इसके सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते। पहले जब कोरोना वायरस के सिम्टम्स में आपका गला ख़राब होना, आपको बुखार होना, ये अलामात होती थी तो जाके बंदा टेस्ट करवा लेता था कि आपको ये कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन इसके सिम्टम्स भी कुछ नहीं है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कौम को जो है वो साथ देना होगा, ताउन करना होगा, तमाम SOPs पर अमल करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।